नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 मनोविज्ञान की पुस्तक का अध्याय 4 मानव विकास का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप विकास का अर्थ, परिभाषा तथा प्रकृति को समझ सकेंगे। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। मानव विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण संबंध की व्याख्या कर सकेंगे। मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक तथा मनोसामाजिक सिद्धांत को समझ सकेंगे। इस अध्याय की विषय वस्तु है प्रस्तावना, विकास का अर्थ, परिभाषा तथा प्रकृति, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, वंशानुक्रम प्रक्रिया तथा मानव विकास पर वंशानुक्रम प्रभाव, वंशानुक्रम तथा वातावरण, मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक तथा मनोसामाजिक सिद्धांत, प्रमुख पद, ये टॉपिक पढ़ेंगे। प्रस्तावना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसके परिणाम स्वरूप सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में विशेष यह है कि वातावरण के साथ साथ उसका स्वयं का भी योगदान इस परिवर्तन प्रक्रिया में होता है। केवल भौतिक वातावरण ही जीवों में होने वाले परिवर्तन का एकमात्र साधन नहीं है। मानव में होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण यह है कि ये उत्तरोत्तर उसे विकसित करते हैं और उसकी यह अवस्था उसे पूर्ण अवस्था से और अधिक क्षमतावान बनाती है। मानव का जीवन पूर्णतया दूसरों पर निर्भर जीवन से प्रारंभ होकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता हुआ अन्य व्यक्तियों को विकास में योगदान देने में सक्षम हो जाता है। मानव में परिवर्तनों की यह श्रृंखला ही मानव का विकास है। मानव में होने वाले इन विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य उसे उस विशेष वातावरण में अनुकूलित और समायोजित हो सकने में सक्षम बनाना है जिसमें वह रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे स्वयं को पहचानना व जानना आवश्यक है। परिभाषाएं। गेसल ने कहा है, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूप शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। E.V. हरलोक का कथन है, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन का कथन है, विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। ईरा गॉर्डन का कथन है, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है। दूसरे शब्दों में, विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। विकास का अर्थ। विकास का अर्थ अधिक प्रगति, उन्नति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। यह समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर अपने को निश्चित व्यवहार
पैटर्न, प्रतिमान या प्रतिरूप के रूप में व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक का सामाजिक विकास किसी निश्चित सेमी, इंच या पौंड में आंकलित नहीं किया जा सकता, अपितु उसकी दूसरों के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं से ही देखा जा सकता है। उसकी दूसरों के प्रति की गई जो प्रतिक्रिया है उससे देखा जा सकता है। वृद्धि और विकास को अधिकांशतया मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों के योगदान को विभेदीकृत करना अत्यंत कठिन है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि को परिभाषित करते समय इसे शारीरिक पक्ष से, जैसे ऊंचाई और वजन का बढ़ना, बताते हुए इसके केवल मात्रात्मक परिवर्तन ही मानते हैं। अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड गेसल लिखते हैं कि वृद्धि वातावरण की वनस्पति जीव स्वयं का कार्य करता है। पर्यावरण विकास के लिए वातावरण प्रस्तुत करता है, परंतु विकास का यह प्रकटीकरण प्राथमिक रूप में व्यक्ति की आंतरिक कार्य प्रणाली द्वारा ही संगठित किया जाता है और यह विकास की एक अंतर्भूत कायिकी के द्वारा होता है। विकास व्यक्ति की क्षमताओं के प्रकट होने और विस्तार होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसे और अधिक कार्य करने में मदद करती है। जैसे खेलों में अनिश्चित कार्यवाही से उसमें प्रवीणता लाना, गामक योग्यता का विकास होना है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक विकास, जैसे शरीर के भागों का बढ़ना, वजनी होना, जिसका माप व अवलोकन किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास को निम्नलिखित रूप में विभेदीकृत करते हैं। एक, वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, तो विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है, अतः विकास वृद्धि से अधिक व्यापक है। 2, वृद्धि व्यक्ति या जीव में जीवन काल के एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव होता है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष व विकास उसके कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। कार्य के बिना संरचना का महत्व गुण है। संक्षेप में विकास को गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को समर्थता या विस्तार देता है। हर लोग के शब्दों में कह सकते हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास की प्रकृति। विकास की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए विकास की प्रकृति का सामान्यीकरण करना आवश्यक है। विकास की प्रकृति को विकास के सिद्धांतों द्वारा समझा जा सकता है। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। विकास के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। विकास की यह गति कभी तीव्र और कभी धीमी होती है। उदाहरणार्थ, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती अवश्य रहती है। व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। स्किनर के शब्दों में, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों का विकास उसके अपने तरीके से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की गति भिन्न होती है।
यदि हम 6 वर्ष के बालकों को देखें तो उनके शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक आदि विकासीय पक्षों में बहुत भिन्नता होती है। डगल्स और होलैंड ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। नेक्स्ट 3 नंबर, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता होती है, परंतु सभी व्यक्तियों का विकास एक सुनिश्चित और क्रमबद्ध तरीके से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास की कुछ निर्धारित प्रवृत्तियां बतलाई हैं, जिसमें मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। आपादीय, सिर से पांव। विकास शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर पादीय, पैर की ओर हो जाता है। उदाहरण, भ्रूण का सिर भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात भी सिर भाग शरीर के नीचे के भाग से पहले विकास करता है। भीतर से बाहर की ओर, विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी भागों की ओर बढ़ता है। उदाहरणार्थ, शिशु पहले पूरे कंधे और फिर कोहनी, तत्पश्चात कलाई और अंगुलियों का विकास किसी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर तथा बाद में किसी विशेष भाग जैसे अंगुलियों का काम में लेता है। गामक, विश्व के सभी संस्कृतियों में सभी बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता में ही होता है। गति के क्रम, बालक पहले बैठता है, फिर घुटने चलता है, बाद में चलना शुरू करता है। हालांकि प्रत्येक बालक में इन कार्यों को करने में लगने वाले समय में भिन्नता हो सकती है, पर क्रम हमेशा यही रहेगा। इसी प्रकार बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास व्यक्ति की वंशानुक्रम और उसके वातावरण की निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। व्यक्ति के विकास में न केवल आनुवंशिकी और न केवल वातावरण योगदान देता है, वरन यह दोनों की अंतःक्रियाओं के कारण होता है। इसकी पुष्टि स्किनर ने इन शब्दों द्वारा होती है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधी हैं। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित और अंतर निर्भर हैं। बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित होता है। यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। बालकों के गामक विकास का धनात्मक प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकास अंतर संबंधित और एक दूसरे के विकास में सहायक हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। विकास एकीकृत रूप में होता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। कुपुस्वामी ने लिखा है, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। विकास संचयी होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय है। बालक का बोला गया पहला शब्द या रखा गया पहला कदम
पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है। प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। जन्म के समय बालक के लिए यह संसार घोर संभ्रमित होता है। शुरू में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार अधिक विभेदीकृत, परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। विकास की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थ के लिए हाथों से कुछ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। बालक का भाषा विकास उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता हुआ पहले सामान्य शब्दों से ही होता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को माँ कहता है, धीरे धीरे लगातार भाषा की शब्दावलियों को सीखकर भाषा कौशल का विकास कर लेता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक के विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर यह बता सकते हैं कि उसका आगे का विकास किस प्रकार का होगा। बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे हम उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है। बालक और बालिकाओं की वृद्धि और विकास की दर में भिन्नता होती है। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। पूर्व किशोर अवस्था में बालिकाओं की लंबाई व वजन बालकों की तुलना में अधिकतर होता है, परंतु बालक किशोर अवस्था की समाप्ति तक बालिकाओं से इससे आगे निकल जाते हैं। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात वह कुछ आगे बढ़ता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें और व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। परिपक्वता और अधिगम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करती है। अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा उसके स्वयं के द्वारा होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय जोखिम रहता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहें, ताकि उससे बालक को बचाया जा सके। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रा के गुणों का विकास करती है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी भी बालक या मानव का विकास किसी एक तत्व अथवा उपकरण पर निर्भर नहीं करता। उसके विकास में बहुत से तत्व मिलकर काम करते हैं। बालक के विकास और उसकी गति पर भोजन, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां,
वातावरण, सूर्य प्रकाश, शुद्ध वायु तथा ऋतु आदि का प्रभाव पड़ता है, तो उसकी मनोवृत्तियों, वंशानुक्रम तथा सामाजिक संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले ये तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु इन तत्वों के सापेक्षित प्रभाव के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। विकास के इन तत्वों को अध्ययन वातावरण और वंशानुक्रम के संदर्भ में किया जा सकता है। वंशानुक्रम: प्रत्येक मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ पैदा होता है। ये जन्मजात क्षमताएं अथवा गुण उसे गर्भ के समय अपने माता पिता एवं पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। इस जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले ये गुण उसका वंशानुक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त योगदान है। वंशानुक्रम से ही व्यक्ति को सभी शारीरिक विशेषताएं जैसे चेहरा, रंग, आंखें, हाथ पैर, लंबाई आदि बाह्य अंग प्राप्त होने के साथ साथ उसकी शरीर की आंतरिक क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां और विभिन्न संस्थान भी प्राप्त होते हैं। मानव को मानसिक विशेषताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्ति, बुद्धि और अभिक्षमता जन्मजात होती हैं। इन जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास उचित वातावरण में ही संभव हो सकता है। वातावरण: मानव का वातावरण वे भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनमें वह जन्म लेता है और विकसित होता है। वातावरण का विकास, वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में जन्मजात शक्तियां अविकसित रह जाती हैं, चाहे वे शारीरिक शक्तियां हो अथवा मानसिक। मानव के विकास की गति तथा उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय तत्व प्रभाव डालते हैं। एक, भोजन: व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए पुष्टिकर और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में व्यक्ति विकास के सभी आवश्यक तत्व पाए जाने आवश्यक हैं, अन्यथा शारीरिक दुर्बलता और रोग उसके विकास में बाधक बन जाते हैं। सही भोजन व्यक्ति को सभी अवस्थाओं में आवश्यक होता है, परंतु शैशव अवस्था एवं बाल्य अवस्था में इसकी अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश: व्यक्ति के विकास की दृष्टि से शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश का बड़ा महत्व है। बहुत से रोग तो धूप स्नान शुद्ध वायु से दूर हो जाते हैं। विशेषकर बालक के प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य स्थिति, आकार और परिपक्वता आयु इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है। धूप से जीवन शक्ति मिलती है, रोगों से रोगाणु भी मरते हैं। धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसके अभाव में बालक को सूखा रोग हो जाता है और शरीर के अन्य रसायनों जैसे कैल्शियम के लिए भी यह आवश्यक है। त्वचा के रोगों के लिए भी धूप बड़ी लाभदायक है। शुद्ध वायु शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, जो स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। चर्म रोगों और क्षय रोग में शुद्ध वायु बहुत आवश्यक है। 3 नंबर है संस्कृति। बालक के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है और संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं। उनके रीति रिवाजों व परंपराएं भी अलग अलग होते हैं। जो समय देश काल होगा, संस्कृति भी सामाजिकरण द्वारा बालक के विकास को प्रभावित करती है। एक भारतीय बालक अपने देश की आध्यात्मिक संस्कृति में पलना बढ़ता है, जिसका प्रभाव उसके सांवेगिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर स्पष्ट दिखाई देता है, जो उसे अन्य संस्कृतियों जैसे अमेरिका में पले बड़े बालक से भिन्न बनाता है। उस देश की संस्कृति संस्कार रूप में व्यक्ति के अवचेतन व चेतन मन में समाई रहती है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक युंग महोदय का कथन है कि
व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। मार्गरेट मीड और बेनेडिक्ट जैसे मानवशास्त्रियों ने अध्ययन द्वारा यह प्रतिपादित किया कि बालक की विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जो कि संस्कृति जितनी उन्नत होगी उससे संबंधित व्यक्ति उसी मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। जैसे आध्यात्मिकता केवल हमारी संस्कृति में ही पनप सकती है, पाश्चात्य संस्कृति में नहीं। 4. परिवार। व्यक्ति के विकास पर परिवार की स्थिति, परिवार में उसका स्थान, परिवार की पारिस्थितिकी प्रभावित करती है। परिवार के स्तर के आधार पर बालक की सोच और मानसिकता बनती है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज एवं सामाजिक संबंध। बालक का विकास उसके परिवार, समाज और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। उसी के अनुसार बालक की संरचना उस देश की संस्कृति से प्रभावित होती है और बालक का समाज उसके सामाजिक संबंधों को निर्धारित करके उसके विकास को नई दिशा प्रदान करता है। बालक का व्यवहार उसके समाज जैसे परिवार के सदस्य, पड़ोस व विद्यालय के सदस्य गणों के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है और उसी के आधार पर बालक अपनी अनुक्रिया करता है। इन सब का प्रभाव बालक के विकास के सभी पक्षों पर पड़ता है। पालन पोषण। पालन पोषण का बालक के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण के तरीके उसके व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बालक की अनुक्रिया व्यवहार से प्रभावित होती है। व्यवहार का अच्छा या बुरा होना लालन पालन से प्रभावित होता है। पालन पोषण में सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। यह बालक का अपने माता पिता के साथ पारस्परिक संबंध व स्तर को भी प्रभावित करती हैं। जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं। जीवन की अच्छी और खराब घटनाएं और दुर्घटनाएं मानव जीवन के विकास को प्रभावित करती हैं। कभी कभी एक घटना पूरे जीवन के विकास की दिशा ही परिवर्तित कर देती है। जैसे एक व्यक्ति की दुर्घटना में तंत्रिका तंत्र के नुकसान होने पर उसका सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक और नैतिक विकास प्रभावित होता है। इस प्रकार मानव विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक पूर्ण विकसित मानव इन्हीं दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे एक पौधे में उसके आधारभूत गुण उसके बीज में निहित रहते हैं। बीज ही पौधे के विकसित स्वरूप को निर्धारित करता है, परंतु ये पौधा तब तक सही रूप में विकसित नहीं हो सकता जब तक उसे अनुपजाऊ भूमि पर है या जल व प्रकाश के अभाव में है। इसी तरह बालक के विकास की दिशा तो उसका वंशानुक्रम निर्धारित करता है, परंतु उनकी क्षमताओं का पूर्ण विकास उपयुक्त वातावरण द्वारा ही संभव होता है। अतः विकास बालक की अंतर्निहित क्षमताओं और वातावरणीय प्रभाव की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। प्रकृति और संवरण। श्री टी.पी. नन के अनुसार व्यक्ति के लिए जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती हैं जो समुद्री जहाज़ों के लिए चट्टान, समुद्र की लहरें तथा तेज हवाएं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों का विचार है कि बालक का वंशानुक्रम या प्रकृति के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि उसका विकास किस सीमा तक या किस दिशा में होगा। ये लोग बालक के वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं और वातावरण को महत्व नहीं देना चाहते। भारत में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का होना वंशानुक्रम के महत्व को दर्शाता है या महत्व का समर्थन है। इसके विपरीत कुछ लोग वातावरण में अधिक विश्वास रखते हुए कहते हैं उन्हें कैसी भी प्रकृति का बालक दे दिया जाए, वे उचित वातावरण या संवरण द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास जिस दिशा में वे चाहें कर सकते हैं। दोनों तरह के विचारों में मानव विकास में उसकी प्रकृति और उसके संवरण को महत्व में भिन्नता है।
मानव के व्यक्तित्व विकास में उसकी वंश परंपरा का अधिक महत्व है या उसके वातावरण का? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए हैं। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जिनमें दो प्रमुख हैं। प्रथम उसकी प्रकृति या जैविक, दूसरा व्यक्ति का संवरण या पोषण। व्यक्ति की प्रकृति जन्मजात होती है, यह उसे उसके माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होती है, जिसे उसका वंशक्रम कहते हैं। व्यक्ति के विकास को पोषित करने वाले कारक उसके वातावरण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति का विकास उसके गर्भकाल से आरंभ हो जाता है, जो उसके माता पिता द्वारा प्रदत्त वंशक्रम से निर्धारित होता है, और जन्म के पश्चात समाज में मिला वातावरण उसका आगे का विकास निर्धारित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। वंशानुक्रम: बालक अधिकांशतया रंग, रूप, आकृति, विधता आदि में अपने पूर्वजों एवं माता पिता से मिलता जुलता होता है, यानी उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता है वैसी ही उनकी संतान होती है। इसी को हम वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा जा सकता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया: मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है, जिसे संयुक्त कोश कहते हैं। यह जाइगोट दो उत्पाद कोशिकाओं का योग होता है, जिसमें एक कोशिका पिता की, जिसे पितृ कोशिका, दूसरी माता की होती है, जिसे मातृ कोशिका कहते हैं। माता और पिता की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। ये मिलकर संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीन विद्यमान होते हैं, जिसमें उसके वंश की असंख्य परंपराएं, विशेषताएं निहित होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में अनेक जीन होते हैं और प्रत्येक जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषताओं को निर्धारित करता है। इसलिए इन जीन को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यह जीन शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा पूर्वजों के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं। व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया द्वारा अपने पूर्वजों के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, परंतु यह भी देखा गया है कि विद्वान माता पिता का बालक अल्प बुद्धि और शारीरिक लक्षणों में कुछ भिन्न भी होता है। पूरी तरह से समान तो व्यक्ति कभी भी नहीं होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की भिन्नता कम या अधिक हो सकती है। वंशक्रम कुछ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। वंशक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम निम्नलिखित हैं: बीज कोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, प्रभावित एवं वियोग का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम: इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन के अनुसार बीज कोश का कार्य केवल उत्पादन कोशिकाओं का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एग्जाम में प्रश्न आता है, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह बीजमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दूसरा नियम है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं, वैसी ही उनकी संतान होती है। संतान की शारीरिक रचना और मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती जुलती होती है। विभिन्नता का नियम: इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक माता पिता के बालक दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में
एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता का नियम डार्विन और लेनमार्क ने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भिन्नता के प्रमुख कारण उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक चयन बताए, जिनके द्वारा वंशक्रमिक विशेषताओं का उन्नयन होता है। चौथा नियम है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। 5 नंबर अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। लेनमार्क के अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली संतति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका उदाहरण देते हुए लेमार्क ने कहा है कि जिराफ पशु की गर्दन पहले कुछ घोड़े के समान थी, पर कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और उसका यह गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगा। इस नियम की समालोचना की गई कि इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। 6 नंबर प्रभावित एवं वियोग का नियम। मेडल ने वंशानुक्रम के 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। मटर पर प्रयोग द्वारा मेडल ने बताया कि माता पिता में से जिनका गुण प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है और दूसरे जनक का गुण छिपा हुआ रहता है। इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्णसंकर प्राणी या जातियां आने वाली पीढ़ियों में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं, यानी किसी एक पीढ़ी में 2 गुणों का मेल आगे चलकर अलग अलग गुणों के रूप में प्रदर्शित होता है। इसे वियोग का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अंत में शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है। मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी मानव के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है। वंशानुक्रम के संबंध में किए गए प्रयोगों और अनेक अध्ययनों के आधार पर यह माना जाता है कि बालक के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर निम्नानुसार पड़ता है। 1 मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। बालक की मूल शक्तियां इसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। यह मत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने 50 जुड़वा बच्चों की समानता जानने के लिए उनका अध्ययन 6 प्रकार की मानसिक परीक्षाओं के आधार पर किया। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन के अनुसार यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो बालक की लंबाई भी अधिक होती है, और यदि माता पिता की लंबाई कम है तो उनके बालकों की लंबाई भी कम होती है। बुद्धि पर प्रभाव। गार्डनर का विचार है कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती हैं। अनेक परिवारों का इतिहास बुद्धि पर वंशानुक्रम के इस प्रभाव को दर्शाता है। उसने यह बात कालिकोक नामक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लीनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। उनके अनुसार अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। हमारे देश में भी ब्राह्मण प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ माना जाता है। व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव। केटल का मत है कि व्यावसायिक कुशलता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। उन्होंने यह निष्कर्ष अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने के पश्चात निकाला, जिसमें उसने बताया कि इन परिवारों से 215 व्यवसायी वर्ग, 1/2 उत्पादक वर्ग और 1/4 कृषि कार्य करने वाले थे। सामाजिक पहलू पर प्रभाव। विनशिप का मत है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करके पहुंचा, जिसने रिचर्ड की पत्नी
एलिजाबेथ भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों ने विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों और उपराष्ट्रपति के पद जैसे प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए थे। चरित्र पर प्रभाव। डगलस ने ज्यूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। इस परिवार की 5 पीढ़ियों के वंशजों में लगभग 1000 से अधिक व्यक्तियों में से 300 बालक अवस्था में ही मर गए, 310 दरिद्र ग्रहों में जीवन व्यतीत किया, 440 रोग के कारण मर गए, 130 दंड प्राप्त करने वाले अपराधी थे और केवल 20 ने अपना कोई व्यवसाय करना सीखा। महानता पर प्रभाव। गाल्टन के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। व्यक्ति का कद, वर्ण, वजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, शक्तियां आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। यह विचार उसने महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने के पश्चात रखे। कोलेस्निक के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके जीन निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता भी वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, पर वे बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर करती हैं। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वंशानुक्रम का व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जीनों के कारण व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों पर प्रकट होता है। आंतरिक प्रेरक तत्व उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं, परंतु वातावरण भी मानव विकास को अत्यंत प्रभावित करता है। वातावरण का प्रत्येक तत्व व्यक्ति विकास पर प्रभाव डालता है। मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास पर वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि मानव के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार 1971 की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आधे से अधिक के अभिभावकों सामान्य आर्थिक स्थिति के थे। उनके बालक ने सरकारी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के प्रभाव का वर्णन निम्नानुसार किया है। शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रेंच बोनस के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का वातावरण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। वंशानुक्रम न होकर किसका प्रभाव है? वातावरण। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों में निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। मानसिक विकास का प्रभाव। गॉर्डनर का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न केवल न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अलग थलग वातावरण में रहने से रामू भेड़िए का केस, अमाला और कमाला का केस, कास्पर होजर का केस आदि के उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि उचित वातावरण न मिलने से बौद्धिक विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है और उचित वातावरण मिलने से बौद्धिक विकास की गति तेज हो जाती है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। क्लार्क के अनुसार कुछ प्रजातियों की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। यह बात उसने अमेरिका के कुछ गोरे एवं निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। अनाथ बालकों पर प्रभाव। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परालंबी बालक होते हैं।
बालक आते हैं वे साधारणतया निम्न परिवार के होते हैं, पर केंद्रों पर उनका अच्छी विधि द्वारा और उचित वातावरण में पालन किया जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो वे अपने माता पिता से अच्छे सिद्ध होते हैं। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बालकों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षणिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिगर ने 20 जोड़े जुड़वा बालकों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। बड़े होने पर इन जुड़वा बालकों में बहुत असमानता पाई गई। यह असमानता उनकी सोच, बुद्धि, व्यवहार गुणों से संबंधित थी। नेक्स्ट, व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर व्यक्तित्व का विकास करके महान बन सकता है। व्यक्ति का चरित्र भी काफ़ी सीमा तक वातावरण पर ही निर्भर करता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। एक बालक जितने अधिक समय अच्छे वातावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस वातावरण की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार खराब वातावरण में रहने से उसकी प्रवृत्ति अवगुणों की तरफ मुड़ जाती है। भारत में भी रविंद्रनाथ ठाकुर की विश्व भारती जैसी संस्था ने संथाल लोगों को शिक्षा देकर सुयोग्य नागरिक बना लिया है। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को पृथक नहीं किया जा सकता है, अपितु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार एक स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जबकि वातावरण स्वस्थ और संतुलित हो, या इसी प्रकार अस्वस्थ बीज को अच्छा वातावरण भी स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित नहीं कर सकता। बीज एवं वातावरण दोनों के योगदान के अभाव में पौधे का पूर्ण विकास संभव नहीं है। वंशक्रम मानव को विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण में मिलते हैं। व्यक्ति का वातावरण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दायी और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है, यह उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। वंशानुक्रम एवं वातावरण में से कौन सा कारक मानव विकास को अधिक प्रभावित करता है, इसका निर्धारण भी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं। मानव के विकास के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति या बालक जो कुछ सोचता, करता या अनुभव करता है वह वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक संबंधों का परिणाम होता है। परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि समान वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर भी बालकों में भिन्नता होती है। अतः बालक के विकास एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में मानव जैविक वंशानुक्रम और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व। बालक के विकास में वंशानुक्रम का अधिक महत्व है या वातावरण का अधिक महत्व है, इस प्रश्न का उत्तर हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं, परंतु परीक्षण और अवलोकनों के आधार पर बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष महत्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण अपृथकता, यानी दोनों अलग नहीं किए जा सकते। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बालक के पूर्ण एवं संतुलित विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयोग अनिवार्य है। जीवन की प्रत्येक घटना इन दोनों का परिणाम होती है। इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा।
किसी को भी न हटाया जा सकता और न ही कभी पृथक किया जा सकता है। 2. वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम जितना अधिक समृद्ध होगा, व्यक्ति का उतना अधिक विकास होगा। इसी प्रकार वातावरण की समृद्धता भी व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरणार्थ, यदि बालक में बौद्धिक योग्यता नहीं है तो अच्छे से अच्छा वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार बौद्धिक योग्यता वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता। बालक का संपूर्ण विकास और व्यवहार उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। यह कहना असंभव है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना कितना प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती है, पर ये बातें इतने जटिल रूप से संयुक्त रहती हैं कि बहुधा वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव हो जाता है। मानव वंशानुक्रम वातावरण की उपज है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योगात्मक नहीं होता, बल्कि गुणात्मक होता है। सभी बालकों को एक जैसा वातावरण प्रदान करके एक जैसा नहीं बनाया जा सकता, परंतु सभी को समृद्ध वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें वंशानुक्रम द्वारा मिली शक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर मिल सके। नेक्स्ट, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि वंशानुक्रम आधार है तो वातावरण इसका ढांचा है। वंशानुक्रम को वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का मानव विकास में समान महत्व और योगदान है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति उसका सम्यक विकास असंभव है। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही मानव की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। वातावरण द्वारा मानव का विकास हो सकता है, परंतु उसके विकास की सीमा उसकी वंश परंपरा ही निर्धारित करती है। मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव विकास अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचि का विषय रहा है। मानव विकास के बहुत से सिद्धांत दिए गए जो इसके विकास का विभिन्न दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं। विकास के इन सभी सिद्धांतों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन के कार्यों से प्रतिपादित किया गया। यह बालक के प्रारंभिक अनुभवों का उसके बाद के विकास के महत्व पर बल देता है और अचेतन अभिक्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा सिद्धांत व्यवहारवादी, जो बालक के विकास में उद्दीपक अनुक्रिया की साहचर्यता को उसके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण मानता है और यह साहचर्यता या तो शास्त्रीय अनुबंध या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंध प्रक्रिया का परिणाम होती है। इन सिद्धांतों को अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानते हुए, क्योंकि इनमें व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन या मापन किया जा सकता है। विकास का तीसरा सिद्धांत संज्ञानात्मक है और व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण और उसके संगठन पर बल देता है। मानव विकास का यह उपागम आणविक कहा जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मुख्यतः फ्राइड और एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो मानव विकास की जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्राइड। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक एरिक्सन। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्राइड को मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक माना जाता है। उसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व और उपचार पद्धति का स्वीकार सिद्धांत विकसित किया। उसके मनोविश्लेषण के अनुसार मन की कार्य पद्धति संघर्षों के रूप में प्रदर्शित होती है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को समझने से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कुछ मुख्य संपत्तियों को समझना होगा। फ्राइड ने मानसिक स्तरों, प्रवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है। मानसिक स्तर, फ्राइड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए जो व्यक्ति के विकास और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित हैं। चेतन स्तर में व्यक्ति वह सब कुछ सम्मिलित है जिसके प्रति वह जागरूक है, जैसे संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, यादें, भावनाएं, कल्पनाएं, जिसके प्रति वर्तमान में हम जागरूक हैं। चेतना की मनोविश्लेषण में बहुत कम भूमिका होती है। पूर्व चेतन चेतना और अचेतन को जोड़ती है, जो चेतनता के नीचे होती है और जिसमें वे सब विचार और संवेदनाएं होती हैं जिसके प्रति हम अभी जागरूक नहीं हैं, परंतु जिन्हें आसानी से चेतन में लाया जा सकता है। अतः इन विचारों और भावनाओं को चाहने पर याद किया जा सकता है, जैसे कल हमने क्या किया था, इसे चेतन में लाया जा सकता है। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन है, जिसमें हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं होती हैं। अचेतन की तुलना हम उस हिमखंड से कर सकते हैं जिसका पानी के बाहर का भाग चेतन और पानी के अंदर का भाग अचेतन को दर्शाता है। फ्राइड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। मनोवृत्तियाँ, ये हमारी आंतरिक कायिक उत्तेजनाएं होती हैं। हमारे भीतर अनेकों मनोवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिविडो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, निर्दयता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती हैं। दोनों मनोवृत्तियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। रक्षा युक्तियां, मानव में संघर्ष, तनाव, भग्नाशा आदि उसके जीवन में अनिवार्य होती हैं। रक्षा युक्तियां जीवन की इस भग्नाशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती हैं। भग्नाशा का कारण है कि समस्या का वास्तविक समाधान नहीं रहा है, तो यह रक्षा युक्तियां व्यक्ति के आत्मसंपर्क की उस खतरे से रक्षा करती हैं। ये व्यक्ति की भग्नाशा को विकृत और नकारने जैसी युक्तियों से कम करने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि एक छात्र को परीक्षा में असफल होना चिंताग्रस्त बनाता है, तो इसको कम करने के लिए वह उत्तरों को सही मूल्यांकन नहीं होने की बात कहता है। रक्षा युक्तियां व्यक्ति के मानसिक कार्य की अचेतन प्रक्रिया के रूप में होती हैं। साधारणतया निम्नलिखित रक्षा युक्तियां मानव द्वारा काम में ली जाती हैं। रक्षा युक्तियां, एक तर्क संगतिकरण, इसमें अस्वीकार्य या अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है, जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना, अथवा किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताया।
इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। दमन, इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार्य विचारों, भावों, यादों को अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों का दमन कर लेती हैं। प्रतिस्थापन, इसमें सांवेगिक प्रक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहन पर निकालता है। प्रक्षेपण, व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार से प्रक्षेपित कर देता है, जैसे मैं उसे घृणा करता हूं की बजाय वह मुझसे घृणा करती है कहा जाता है। अंतर्वेशन, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना, जैसे माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में अंतर्वेशित किया जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण, अपनी भावनाओं या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे घृणा के स्थान पर प्रेम करना। मनोलैंगिक विकास, फ्राइड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार उसकी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा अभिप्रेरित होता है। लिबिडो या लैंगिकता केवल जनांगीय उद्दीपीकरण ही नहीं है, अपितु यह शरीर के विभिन्न भागों द्वारा प्रकट होती है, जिसे उत्तेजक क्षेत्र कहते हैं। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं इस जीवन ऊर्जा के तुष्टीकरण के प्रकार पर निर्भर करती हैं। फ्राइड के अनुसार इन मनोलैंगिक अवस्थाओं को निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य अवस्था, बालक के विकास की प्रथम अवस्था मुख्य अवस्था है, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होती है। बालक शरीर के मुख द्वारा ही खुशी प्राप्त करता है, इसलिए मुख्य क्रियाएं जिनमें होठ, जीभ और सहायक अंग ही रुचि के मुख्य भाग होते हैं। चूसना, निगलना, चबाना, काटना उसे खुशी देता है, उससे जीवन ऊर्जा को संतुष्ट करता है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में अत्यधिक या अपर्याप्त मुख्य उद्दीपीकरण प्रौढ़ अवस्था में उसे मुख्य उदासीन व्यक्तित्व की तरफ ले जा सकता है। फ्राइड के अनुसार बालक के 5 मुख्य प्रकार कार्य करते हैं, जो बाद की व्यक्तित्व विशेषताओं के पूर्व प्रकार हैं। जैसे जो बालक भोजन ग्रहण करने की क्रिया में आनंदित होता है, आगे चलकर वह अत्यधिक खाने वाला या अधिक ज्ञान शक्ति प्राप्त करने वाले प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। इसी प्रकार पकड़ने या रोकने की क्रिया करने वाला बालक हठधर्मिता वाला, काटने का पूर्व प्रकार विध्वंसकारी, थूकने या उड़ने वाला पूर्व प्रकार नकारने वाले व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। गुदी अवस्था, बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक की होती है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होता है। मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्ति और खुशी देती है। यदि बालक के सोच संबंधी प्रशिक्षण को माता पिता बहुत सुकर प्रकार से या बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो ये बालक के लिए चिंता का कारण बन जाता है और यह चिंता अन्य परिस्थितियों पर भी लागू हो जाती है। इससे बालक अस्त व्यस्त, गंदा, गैर जिम्मेदार हो सकता है। इसके विपरीत दूसरी तरफ स्वच्छ और किफ़ायती प्रौढ़ के रूप में विकसित हो सकता है। उत्तर लैंगिक अवस्था, यह अवस्था 3 से 5 वर्ष तक की होती है, जिसमें बालक का संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। लैंगिक क्षेत्र का
उद्दीप्तीकरण तनाव पैदा करने और तनाव मुक्त होने का केंद्र होता है। बालक की इससे अधिक व्यवहार क्रियाएं देखने में आती हैं। बालक अपने पिता और बालिका अपनी माता से तादात्म्यकरण कर लेते हैं। यह बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता और बालिका अपने पिता से प्रेम करती है, उसे दूसरे से बांटना नहीं चाहते। बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से जुड़ाव और समान लिंगीय अभिभावक से विद्वेष रखता है। फ्राइड ने इसे ओडिपस ग्रंथि का नाम दिया है। ग्रीस की पौराणिक कथा के अनुसार राजा ओडिपस ने अनजाने में अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लिया था। इसी प्रकार बालिका का अपने माता से तादात्म्यकरण और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथि कहलाती है, जिसमें वह अपनी माता से विद्वेष रखती है। फ्राइड इसे लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध या चिंता के रूप में देखते हैं। वास्तव में सभी समाजों और संस्कृतियों में ये ग्रंथियां देखने को नहीं मिलती। इन ग्रंथियों का संबंध एक प्रकार की विद्वेषता को प्रदर्शित करता है जो स्वामित्व भाव का विरोध करती है। यह किसी लैंगिक प्रेरक या बालक और माता पिता के मध्य प्रतिस्पर्धा का कारण नहीं होती। सुप्तावस्था बालक की यह अवस्था 5 वर्ष से यौवन अवस्था तक होती है, जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण आनुपातिक रूप में निष्क्रिय हो जाती है। यह अवस्था सामान्यतः शांत होती है, शरीर के किसी भी भाग में उत्तेजना नहीं होती है। इस काल में जीवन ऊर्जा अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल और साथियों से संबंध के रूप में क्रियान्वित होता है। बालक अपने विचारों को विद्यालयी क्रियाओं और अपने समान साथियों के साथ खेलने में लगाता है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशलों और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपना क्षेत्र विस्तृत करता है। नेक्स्ट है जनांगीय अवस्था। यह किशोर अवस्था काल है जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। ऐसा बालक के शरीर कायिकीय परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। इस अवस्था में यह जीवन ऊर्जा पूर्व की भांति संतुष्टिकरण चाहती है, पर यह विपरीत लिंगीय व्यक्ति की ओर निर्देशित हो जाती है। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी हो जाता है और पूर्व अवस्थाओं की भांति केवल स्व संतुष्टि या स्वयं की खुशी तक ही सीमित नहीं होता है। फ्राइड के अनुसार यद्यपि पूरे जीवन काल में कुछ आंतरिक संघर्ष अवसंभावी होते हैं, पर अधिकतर व्यक्तियों में जनांगीय अवस्था के अंत तक स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व विकास की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रेम और कार्य के मध्य एक संतुलन स्थापित करना है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटकों इदम, अहम और परम अहम से बनता है। प्रत्येक घटक के अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे जिसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास को मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सामान्य विकास का सिद्धांत है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया। उसने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के नियत निर्धारकों को स्थिरता, स्थायित्व में भिन्न है का संप्रति विकसित किया। एरिक्सन ने भी फ्राइड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक लिंग माना, परंतु उसने फ्राइड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया। एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई जिनमें उसने व्यक्तित्व विकास के लिए जैविक और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया। उसके अनुसार मनोसामाजिक विकास 2 तरह से सांस्कृतिक संबद्धता रखता है। प्रथम, सभी संस्कृतियों में बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, परंतु प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक आयु में बालक के व्यवहार को निर्देशित करने और बढ़ाने के अपने कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं। दूसरा, प्रत्येक संस्कृति में अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक संबद्धता होती है जो समय के साथ परिवर्तित होती जाती है।
एक प्रथा जो एक पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ण करती है वह अगली पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। मनोसामाजिक विकास अनुजात सिद्धांत के अनुसार होता है। एरिक्सन ने विकास की प्रत्येक अवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम संभव होना बताया, जैसे आत्मनिर्भरता बनाम शंका और लज्जा। आदर्शतः बालक वांछनीय अनुपात में विकसित होता है, जिसमें सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष पर प्रभावी रहता है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति को विश्वास और अविश्वास करने की आवश्यकता को जानना है तो सामान्यतः जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण विश्वासपूर्ण ही होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था का निर्माण उससे पूर्व अवस्था से होता है और यह अवस्था आगे आने वाली अवस्थाओं को प्रभावित करती है। एरिक्सन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल पहचान एकात्मकता बनाने में लगे रहना है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है जो परिवर्तन को स्वीकार करके अनुकूल द्वारा दूर किए जा सकते हैं। एरिक्सन ने व्यक्तित्व के 3 कारकों शरीर, अहम और समाज या संस्कृति के प्रभाव को पहचाना। उसके अनुसार व्यक्तित्व विकास इन तीनों कारकों के प्रभाव स्वरूप होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत सामाजिक, मानवशास्त्रियों और जैविक कारकों का व्यक्तित्व में एकीकरण पर बल देता है। एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अवस्था, आयु और संघर्ष। मुख्य अवस्था जन्म से 1.5 वर्ष, विश्वास अविश्वास। गुदी अवस्था 1.5 से 3 वर्ष, आत्मनिर्भरता, शंका व लज्जा। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष, पहल करना या अपराध बोध। सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष, उद्यमिता या हीन भावना। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, एकात्मकता या भ्रांति। पूर्व प्रौढ़ावस्था 18 से 35 वर्ष, घनिष्ठता या एकांकीपन। प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से 50 वर्ष, सृजनात्मकता या ठहराव। परिपक्वता 50 वर्ष के बाद, संपूर्णता या हताशा। की स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित कर देनी चाहिए। यदि बालक को वातावरण खोजने की वांछित स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो बालक में अपनी कार्य करने की योग्यता के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है और वह संकोची बन जाता है। लज्जा इसी का अन्य भाव है। अतः माता पिता को एक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे बालकों में अपने स्वाभिमान को बिना खोए आत्म नियंत्रण का भाव विकसित हो सके। यदि माता पिता अधिक कठोर, गलतियों और घटनाओं के आलोचक होंगे तो बालक नियंत्रित भाव देगा और शंका भाव को अर्जित कर लेगा। विश्वास बनाम अविश्वास। यह अवस्था जन्म से लगभग 18 महीने तक की मानी जाती है। एक शिशु का प्रथम कार्य स्वयं में और अपने वातावरण में विश्वास का विकास है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। यदि उसकी आवश्यकताएं सही रूप से पूरी नहीं होती हैं तो वह अपने संसार यानी आसपास पर विश्वास खो देता है। अतः अविश्वास की बजाय विश्वास का अधिक अनुपात विकसित करने की आवश्यकता है। यदि विश्वास से अविश्वास अधिक होगा तो बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी के साथ कुठाराग्रस्त या विमुखी हो सकता है। आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा। यह काल 18 महीने से लेकर 3 वर्ष का होता है। इस काल में बालक दूसरों की मदद नहीं लेना चाहता और आत्मनिर्भरता के भाव विकसित करता है। वह अपने तरीके से अपने कार्य करना पसंद करता है। माता पिता को बालक में आत्मनिर्भरता का स्वस्थ भाव विकसित करने के लिए दृढ़ता, लचीलेपन का संतुलन रखना आवश्यक है। वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार माता पिता को बालक की स्वतंत्रता की भावना निर्धारित कर देनी चाहिए। यदि बालक को वातावरण को खोजने की वांछित स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी
तो बालक में अपने कार्य की योग्यता के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है और वह संकोची बन जाता है। लज्जा इसी का अन्य भाव है। अतः माता पिता को एक प्रोत्साहित करने वाला वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे बालकों में अपने स्वाभिमान को बिना खोए आत्मनियंत्रण का भाव विकसित हो सके। यदि माता पिता अधिक कठोर या गलतियों और घटनाओं के आलोचक होंगे तो बालक नियंत्रित भाव देगा और शंका भाव को अर्जित कर लेगा। पहल बनाम अपराध बोध। यह काल लगभग 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक सभी पक्षों में तीव्र गति से विकास करता है। घर से बाहर भी वह अपने आत्मनिर्भर व्यवहार को दर्शाता है जो एक पहल का रूप ले लेती है। उसमें सही और गलत का भाव विकसित होना शुरू हो जाता है। वह अपने कपड़े पहनने से लेकर पालतू जानवरों का ध्यान रखने जैसे कार्य करने की पहल करता है। यदि माता पिता प्रोत्साहित न करके उसे रोकते डांटते हैं तो उसमें अपराध बोध आ जाता है। उसकी पहल की आम प्रेरित करने के प्रौढ़ कार्यों हेतु तैयार किया जा सकता है। उद्यमिता बनाम हीन भावना। ये अवस्था 6 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक होती है। बालक अपनी ऊर्जा को स्वयं सुधार करने और वस्तुओं और व्यक्तियों को विजय करने में लगाता है। बालक ज्ञान और कार्यों के वृहद संसार में प्रवेश चाहता है, यानी उसकी उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है। बालक इस अवस्था में सीखने और योजना बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। माता पिता और अध्यापक यदि बालक को क्रिया करने के लिए हतोत्साहित करते हैं तो वे उसमें हीन भावना उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी ओर बालक को उद्यमिता विकसित होती है तो वह इस संसार में अपने आप को समायोजित कर सकता है। बालक जो करता है उस पर सानिध्यकारिता चाहता है। यदि बालक अभी बच्चा बना रहता है तो उसे हीन भावना ग्रंथि विकास की तरफ ले जाती है। तदात्मिकता बनाम भ्रांति। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। तदात्मिकता की संरचना बाल्य अवस्था से लगातार सफल अहम संश्लेषण और बार बार संश्लेषण द्वारा होती है। तदात्मिकता का एकीकरण विशिष्ट आवश्यकताओं, वांछित क्षमताओं, महत्वपूर्ण पहचान, प्रभावी और सफल तथा सतत भूमिका निर्वाह द्वारा होता है। विश्वास, आत्मनिर्भरता, पहल करना और उद्यमिता मिलकर बालक की तादात्मिकता बनाने में योगदान देता है। तीव्र कार्कीय परिवर्तन एक नई शरीर रचना करती है और साथ ही साथ व्यावसायिक और शैक्षणिक निर्णय लेने हेतु विभिन्न भूमिकाओं का सामाजिक दबाव भी बालक पर पड़ता है। विभिन्न भूमिकाओं का एकीकरण इस अवस्था का मुख्य कार्य है। यह तादात्मिकता किशोर के लिए नई आवश्यकताओं, कौशल तथा लक्ष्यों हेतु उपयुक्त होती है। यदि किशोर अपनी पहचान और भूमिका का एकीकरण नहीं कर पाता है तो वह पहचान भ्रांति का सामना करता है। उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। किशोर अपने पुत्र, पुत्री, विद्यार्थी, खिलाड़ी, मित्र आदि की भूमिका को एक अर्थपूर्ण संपूर्णता के रूप में एकीकृत कर सकना सीख सके और अपनी मनोसामाजिक पहचान बना सके, इसके लिए एकीकरण आवश्यक है। यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो वह अपने विषय में अनिश्चित ही रहता है। घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। ये अवस्था 18 से 35 वर्ष तक होती है। यदि एक युवा ये सोचकर डरे कि दूसरे के साथ मैं अपनी पहचान नहीं रख सकता तो आगे चलकर वह एकांकीपन की ओर अग्रसर हो जाता है। घनिष्ठता का अर्थ लैंगिक होने से कहीं अधिक है। घनिष्ठता एक ऐसी क्षमता है जो वास्तविक और परिपक्व मनोसामाजिक पक्ष को विकसित करती है, जिसमें मित्र बनाना और बिना अपनी पहचान गुम किए दूसरों का ध्यान रखना है। इस घनिष्ठता के अभाव में एकांकीपन आने लगता है। घनिष्ठता का मुख्य आधार प्रेम है। घनिष्ठता का एक पक्ष हम की एकात्मकता का भाव होता है। एकांकीपन के केस में संबंध औपचारिक, उदासीन और खोखले हो जाते हैं। सृजनात्मकता उत्पादक बनाम ठहराव। इस अवस्था का काल 35 से 65 वर्ष
या मध्य प्रौढ़ावस्था का काल होता है। इस अवस्था में व्यक्ति सृजनशील और उत्पादक तरीके से बच्चों का पालन पोषण करके नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें वह समाज और अपने बच्चों के भविष्य दोनों के विषय में सोचता है। यदि किसी व्यक्ति में उत्पादकता और सृजनात्मकता के भाव का अभाव हो तो वह व्यक्ति निष्क्रिय और रुग्ण मानसिक से ग्रस्त हो जाता है। उत्पादकता के साथ मूल भाव देखभाल करने का, जिसका अर्थ है व्यक्ति आने वाली पीढ़ी के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है। संपूर्णता बनाम हताशा। यह अवस्था पश्च प्रौढ़ावस्था से 65 वर्ष से अधिक आयु की मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अब तक जीवन भर में जो कुछ बनाया और उसके साथ रहता है। आदर्शतः व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। संपूर्णता में जीवन की सीमाओं की स्वीकार्यता, अपने को पूर्व पीढ़ियों का एक अंश रूप मानना, विभिन्न अवस्थाओं की बुद्धिमत्ता का भाव और सभी पूर्व अवस्थाओं की अंतिम संपूर्णता सम्मिलित होती है। इसके विपरीत के भाव व्यक्ति को हताशा होती है, जिसमें उसे किए हुए और नए किए हुए का पछतावा, मृत्यु की तरफ जाने का भय, स्वयं से घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रमुख पद संवर, वंशानुक्रम, मनोविश्लेषणात्मक मनोवृत्ति, रक्षात्मक युक्तियां, दमन, प्रतिस्थापन, प्रेक्षेपण, अंतर्वेशन, प्रक्रिया, निर्माण। महत्वपूर्ण बिंदु। विकास से तात्पर्य अधिक परिपक्वता की ओर जाना है, जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर गुणात्मक परिवर्तन भी है। विकास सतत, व्यक्तिगत और सुव्यवस्थित क्रम में होता है। माता तथा पिता की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं और ये मिलकर संयुक्त कोशिका के गुणसूत्रों में 23 जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में अनेक जीन होते हैं और प्रत्येक जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। वंशानुक्रम मानव को विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण में मिलते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत तथा एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो मानव विकास की जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक की अवस्थाओं का उल्लेख करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।